हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। तो आज हम करने वाले हैं डीएलएड हिंदी की फर्स्ट इकाई भाषा की प्रकृति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को। सबसे पहले हम करेंगे भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा शब्द भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो ये है भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है बोलना। ठीक है। उसके बाद भाषा जिसमें हम इसकी भाषा के दो रूपों को हम मानते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा होती है वो लिखने के लिए जो मौखिक भाषा है उसे हम बोलते हैं और जो लिखित भाषा होती है वो हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जो जैसे मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा में हम नॉर्मली वही बोलते हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होती है। लेकिन लिखित भाषा हम सीखते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब हम सीखते हैं, बोलते तो है ही लेकिन सीखते भी हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषाएं, अब भारतीय विद्वानों ने भाषा के संपर्क में उससे रिलेटेड क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या अपनी अपनी राय दी है, डेफिनेशंस दी है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से महर्षि पतंजलि, इन्होंने भाषा के लिए क्या शब्द बोले हैं, क्या परिभाषा दी है, इसे देखते हैं। भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। इसका मतलब ये है कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उनको जिस रूप में हम प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, वो भाषा कहलाती है। सेम इसी तरीके से रामचंद्र वर्मा जी ने भी भाषा के लिए अपनी परिभाषा प्रकट की थी। वो है मुख से उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्य आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है भाषा कहलाती है। उन्होंने भी यही बात बोली लेकिन अपने तरीके से बोली। तो उनका कहने का मतलब ये था जो भी हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे मन में आए हुए विचार होते हैं जो हम एक वाक्य द्वारा प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, वो भाषा कहलाती है। नेक्स्ट हम करते हैं उपयुक्त के आधार पर कहा जा सकता है, मतलब भाषा को और क्या क्या कहा जा सकता है। भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक व्यवहार मतलब समाज में बोले जाने वाली भाषा है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो फिर हम समाज में बोलेंगे क्या क्या व्यवहार व्यक्त करेंगे, अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे। सेकंड भी ऐसा ही है पॉइंट। भाषा विचार विनिमय का साधन है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत होती है जो भाषा है। थर्ड पॉइंट है मानव विकास में भाषा का सर्वाधिक योगदान है। बिल्कुल सही है। अगर मानव विकास हमें करना है तो उसके लिए भाषा मुख्य साधन के रूप में काम आई है और ये हकीकत भी है। अगर भाषा नहीं होती तो मानव का इतना विकास नहीं हो पाता जितना आज हो चुका है। फोर्थ पॉइंट है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्णता व स्पष्टता का सबसे सरल व सशक्त साधन है। इसका मतलब है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा जो है वो व्यक्ति की सबसे सरल और सशक्त साधन है। मतलब जो भाषा है वो सबसे सरल साधन के रूप में आई है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट है यदि भाषा ना होती तो हम भी जानवर की भांति होते। 100% राइट है ये बात, क्योंकि अगर भाषा ही नहीं होगी तो जैसे जानवर हैं अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाते हैं दूसरों को, सेम उसी तरीके से हम भी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। उसके बाद में है भाषा की प्रकृति। भाषा की क्या प्रकृति है? अभिव्यक्ति से संबंध। यही बात है, अभिव्यक्ति से संबंध का अर्थ यही है कि अपने विचारों को किस तरीके से प्रकट करना। जो व्यक्ति है वो अपने विचारों को भाषा के द्वारा ही व्यक्त करता है और भाषा का और विचार का अटूट रिश्ता है जो एक दूसरे के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। विचारों के अभाव में भाषा निरर्थक है। बिल्कुल सही है। हम बोलेंगे वही जो हमारे दिमाग में आएगा, जो हमारे मन में आएगा। अगर हमारे दिमाग में विचार ही नहीं आएंगे तो हम व्यक्त क्या करेंगे? तो भाषा बिल्कुल निरर्थक होगी, उस समय उसका कोई काम ही नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है सीखने के लिए प्रयास की आवश्यकता।
अब इसका मतलब क्या है कि अब हमें ज़रूरी, अब हम बच्चे हैं, बच्चों की कोई भाषा नहीं होती है, वो जैसे जैसे उसके वातावरण में जो भाषा उसको सिखाई जा रही है, जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही है, वो बच्चा वो ही सीखता है। तो जो भाषा है वो सीखने का प्रयास है, मतलब उसके माहौल में जो भी भाषा बोली जाएगी, बच्चा सबसे पहले वही चीज़ सीखेगा, वही भाषा सीखेगा। थर्ड पॉइंट है सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था। सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था, इसका अर्थ यही है कि संकेत, जैसे संकेत सार्थक इस बात पर निर्भर करता है कि इन्हें जिस समाज में प्रयुक्त किया जाएगा उन्हें ही मान्यता प्राप्त होगी। इसका मतलब यही है कि जो भाषा है, हम उसको जिस समाज में जिस तरीके की भाषा बोली जाती है या हम जिस तरीके से प्रकट करते हैं, वही वहाँ की मान्यता हो जाती है, वही फिर प्रचलन हो जाता है, वही चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद में है परंपरा से संबंध। अब परंपरा से संबंध सबसे पहले हम देखते हैं, भाषा जो है वो बहता नीर है। मतलब बहता नीर, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ये बदलता रहता है, भाषा एकदम से नहीं बदलेगी। परंपरा से संबंध है कि जो परंपरा में जो भाषा प्रचलित है, जो भी चलती आ रही है, उसे हम एकदम से नहीं बदल सकते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तन लाती है, चेंज होती रहती है। आई होप आपको ये पेज समझ आया होगा। उसके बाद हम करेंगे भाषा और भौगोलिक सीमाएं। अब भौगोलिक सीमाएं मतलब जैसे जैसे हम जैसे भारत को लगाते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, सब मिक्स है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, हम गुजरात की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गुजराती भाषा का प्रचलन हो जाएगा, वहाँ ये बोला जाएगा। महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो मराठी भाषा बोली जाएगी। तो इस तरीके से भौगोलिक सीमाओं में जो भाषाओं में चेंज आता रहता है। 6th पॉइंट है प्रत्येक भाषा की संरचना में भिन्नता होती है। सेम यही है, हर भाषा की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, वो अलग अलग होती है। इंग्लिश की अलग उनकी जो व्याकरण होती है वो भी अलग होती है। संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो इनकी संरचनाएं हैं वो अलग अलग रूपों में हैं, उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। भाषा और संस्कृति। अब इसका क्या, भाषा का समाज की सभ्यता व संस्कृति से निकट का नाता है। जैसे जिस समाज में जो भाषा बोली जाती है, जैसे संस्कृति है, वो उसी भाषा का प्रचलन होता है और समाज में वही भाषा उसी भाषा की मान्यता भी होती है। नेक्स्ट है भाषा में विविधता। अब यही है, भाषा में विविधता होती है, मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती हैं। लेकिन मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, लिखित भाषा जो हम लिखते हैं, लेकिन इसमें जो स्थायी रूप से लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा का हम इतना टिकाव नहीं मान सकते जितना लिखित भाषा को मानते हैं। लिखित भाषा को उन्नत भाषा भी बोला जाता है, उन्नत भी मानते हैं कि ये अच्छी है, क्योंकि इसको हम लिख देंगे तो एक बार स्थायी हो जाती है। लेकिन मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट हम करेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, साधन और साध्य। अब इसको समझते हैं, साधन क्या होता है, साध्य। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई पाठ है, ठीक है, उसको पढ़ाया जा रहा है, तो पाठ के अंदर जो भाषाई तत्व होंगे वो हमारे साध्य कहलाएंगे, और जो विषय वस्तु उस पाठ में यूज़ की गई हैं वो हमारी साधन कहलाएंगी। जैसे कि पहले हम साधन को देखते हैं। साधन क्या क्या होते हैं भाषा के रूप में? विभिन्न विषयों के अध्यापन का साधन। इसका मतलब ये है, हम इसको स्कूल से लेके चलते हैं। जैसे स्कूल में अलग अलग पाठ पढ़ाया जाता है तो उनकी विषय वस्तु भी अलग अलग होती है, और उसी तरीके से भाषा कहीं ना कहीं अलग अलग विषय वस्तु लेनी पड़ती है अलग अलग पाठ के अंदर। नैतिक व चारित्रिक विशेषताएं इसके अंदर आता है बच्चों के नैतिक विकास में परिवर्तन के सदस्यों का विशेष हाथ होता है। जैसे कि माता है, वो सबसे पहले अपने बच्चों को बचपन से ही कहानियाँ सुनाती है, ठीक है, अच्छे गुण लाने की कोशिश करती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो अच्छी अच्छी बातें उसको घर से ही सिखाई जाती है, तो क्या होता है कि उसका पहले से ही जो चरित्र है उसका उन्नत चरित्र का विकास होता है। अगर हम घर से ही अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो बच्चे का उन्नत चरित्र का विकास नहीं होगा। तो उसी तरीके से जो माता है, कहानियाँ, जो मम्मी है हमारे घर में, वो कहानियाँ सुनाती है बच्चों को पहले से ही, ठीक है।
जैसे कविताएं सुनाती हैं, तो सेम वही चीज़ें हमारे स्कूल में जाके भी, हम विद्यालय में जाकर भी यही चीज़ें सीखते हैं, तो उससे बच्चों की डेवलपमेंट होती है। वही चीज़ें जब वो आगे उसको समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट करेंगे विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, इसमें यही है कि जो भाषा है वो विचारों के आदान प्रदान में सबसे मुख्य साधन के रूप में काम आती है। लिखकर, पढ़कर, बोलकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है समाज में पारस्परिक व्यवहार का साधन। अब किसी भी समाज में रहने के लिए भाषा का होना मुख्य रूप है। भाषा ज़रूरी है। अगर हम किसी से भी बात करते हैं, पारस्परिक व्यवहार करते हैं, मतलब आपस में बातचीत करते हैं, तो उसके लिए जो भाषा है वो ज़रूरी है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसी से हम अपने विचारों को, गुणों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है जीवन के सभी व्यापारों व व्यवहारों का साधन। अब जो भी व्यापार हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, बाजार, दफ्तर, यात्रा, सभा, इन सब में क्या भाषा का यूज़ किया जाता है। लिखित भाषा हो चाहे मौखिक भाषा हो, इन दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर लिखित भाषा हम अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी को, तो हम लिख भी नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो ये दोनों चीज़ें ही काम आती हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, व्यापार, इन सब में भाषा का इम्पोर्टेंट है, भाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करेंगे ज्ञानवर्धक साधन। जो भाषा है वो ज्ञानवर्धक साधन है। ये है क्योंकि बालक ही नहीं अपितु प्रौढ़ भी भाषा द्वारा ही सभी प्रकार का ज्ञान, मतलब कि बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, देशी हो या विदेशी हो, सभी जो है अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए या फिर भाषा को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, नए नए ज्ञान अर्जित करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके लिए भाषा ज़रूरी है। संस्कृति से परिचित कराने के लिए साधन। अब अपने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी मातृभाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों, इन सब के लिए भी जो भाषा है वो प्रमुख भूमिका निभाती है। जीविकोपार्जन का साधन, इसका मतलब ये है जीवन व्यापन के लिए, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत पड़ती ही है, ताकि हम अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके। मानसिक एवं बौद्धिक विकास। अब इसका अर्थ क्या है? मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। चिंतन मतलब विचार आवश्यक है। अगर हम विचार ही नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे किसी को? जब तक हमारे मन में कोई विचार नहीं आएगा, जब तक हम किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते, तो हमारी जो भाषा है वो निरर्थक है। तो चिंतन भाषा के अभाव में संभव नहीं है। तो अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होगी कोई, तो हमारा विचार निरर्थक होगा, और अगर हमारे विचार ही नहीं होंगे तो हमारी भाषा निरर्थक होगी, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद में है भावनात्मक विकास का साधन। इसका मतलब ये है कि भाषा विशेष रूप से मातृभाषा बालक के भावनात्मक विकास में साधन का काम करती है। इसका मतलब है कि हमारी जो मातृभाषा है, जो भी बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है, जिस देश में हम रहते हैं, जैसे, ठीक है, तो वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। हाँ, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, भारत की मातृभाषा है। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है अपने भावनाओं को इसी भाषा में व्यक्त करेगा। जो उसको स्पेशली जो है हिंदी सिखाई जाएगी हमारे यहाँ पे, लोकगीत वगैरह ये सब अपनी मातृभाषा में गाना, तो वो जो भी उसकी मातृभाषा है या फिर जो भी उसकी कल्चर में है, वो उसी से ही अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। उसके बाद पढ़ेंगे सृजनात्मकता विकसित करने का साधन। मातृभाषा बालक की कल्पना शक्ति व उसकी लेखन प्रवृत्ति को जगाकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सर्जन की प्रेरणा करते हैं। इसका मतलब है कि जो भाषा है वो व्यक्ति की भावनाओं का घर है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सरल शब्दों में स्वस्थ मनोरंजन का साधन। अब इसका मतलब यही है, कहानी हो, नाटक हो, ये सभी, जैसे छात्र हैं, बच्चे हैं, वो अपने नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मनोरंजन कार्य या फिर देखते हैं, तो इन समय भाषा की आवश्यकता होती है। समय के सदुपयोग का साधन।
जो भाषा है वो समय के सदुपयोग का साधन है। जैसे वही यही बात है कि अपना अपना जीवन व्यतीत करने के लिए या फिर अपने जल्द से जल्द मतलब जो भी हमारे विचार है वो दूसरों तक पहुंचा देते हैं हम, तो समय नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता किसी का। एकांत समय में भाषा मित्रवत मानी जाती है, मतलब कि एकांत समय में जो भाषा है उसको हम उसका स्मरण करते हैं, जो भी हमारे विचार हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब यही है, समय का जो भाषा है वो सदुपयोग का साधन है। उसके बाद करेंगे हम साध्य। जैसे मैंने साध्य का बताया ही था कि जो साध्य होता है वो भाषाई तत्व हैं जो भी किसी पाठ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारी व्याकरण भी कह सकते हैं हम इसको। छात्रों को ध्वनि, वर्ण, लिपि, शब्द, पद, उच्चारण, वर्तनी तत्वों का ज्ञान होता है। मतलब कि कोई भी हम पाठ पढ़ते हैं तो उसके अंदर बच्चों को व्याकरण का ज्ञान हो जाता है, व्याकरण भाषा का ज्ञान होता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, निबंध, कविता, नाटक, जीवनी, आत्मकथा आदि का ज्ञान प्रदान करते हैं। भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अब भाषा का ज्ञान भी तभी होगा जब व्याकरण अच्छे से आती होगी। तो यही है, अगर कोई पाठ पढ़ा जाता है तो उसके अंदर साध्य का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तभी भाषा उचित रूप से हम भाषा का उच्चारण करेंगे, उचित रूप से हम भाषा को लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। औपचारिक व अनौपचारिक रूप से ज्ञान होना, इसका मतलब यही है जो भाषा है उसका औपचारिक रूप से घर में बाहर, यही जो भी अगर हम किसी दफ्तर में स्कूल में बोलते हैं तो उसका हम मतलब जैसे घर पे हम उल्टी सीधी भाषा बोल देते हैं, कैसी भी मिक्स भाषा बोल देते हैं, तो ये अनौपचारिक हो गया, लेकिन उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। सेम उसी तरीके से हम किसी दफ्तर में रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें हमें औपचारिक भाषा का यूज़ करना पड़ता है, या तो इंग्लिश या हिंदी या कोई भी भाषा है, लेकिन उसका वो बिल्कुल सही भाषा होनी चाहिए, उसमें व्याकरण का सही इस्तेमाल किया होना चाहिए, तो उसका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के नियमों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, वही बात है कि अगर व्याकरण का हमें नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम भाषा का इस्तेमाल सही रूप से कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे भाषा का रूप। उसके बाद करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है इस चैप्टर से। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य क्या है। अब भाषा शिक्षण जो भी भाषा में पढ़ाया गया उससे है जैसे सुंदर लेखन, अच्छा लेखन किया जाना चाहिए। उसके बाद है भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए, जो भी हमने अभी पढ़े थे विभिन्न रूप, तो उसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने कराए हैं ये इसमें मैंने लेबोरेट करके नहीं लिखा है, जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं निकल के आए हैं, जो आप एज अ नोट्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। इस पे इसको याद करना है और एग्ज़ाम में इसको लेबोरेट करके लिखना है, इसका विस्तार रूप लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे तो सिर्फ ये पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरे चैनल को। बाय।